गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 12 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, जिसको हिंदी में कहा जाएगा। इस लेसन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग जो मीनिंग है वो एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्टली देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस एट द एंड ऑफ अकॉर्डिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड। मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस जो भी किया जाता है किसी भी बिजनेस कंपनी का या किसी भी कंपनी का या बिजनेस का, वो हमेशा अकाउंटिंग पीरियड के एंड में किया जाता है। इसमें मेनली 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, 2 स्टेटमेंट रेडी किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और सेकंड नंबर पे होता है पोजीशन स्टेटमेंट और फिर बैलेंस शीट। अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों किया जाता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस इसलिए किया जाता है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण इसलिए किया जाता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से हमें हमारे बिजनेस की, हमें हमारे कंपनी की एक्चुअल पोजीशन पता चल जाती है, जिसके लिए हम लोग हमारे इन फ्यूचर अपने बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन करके उसके रिज़ल्ट को जान के हम लोग हमारे लिए सही डिसीज़न ले सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं कि हमें हमारे बिज़नेस को किस तरह से डेवलप करने के लिए क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। अकाउंटिंग पोजीशन से, इसका एनालिसिस करने से हमें हमारे बिज़नेस की एक्चुअल अकाउंटिंग पोजीशन पता चल जाती है कि साल भर में हमारे बिज़नेस में क्या प्रॉफिट हुआ, कहाँ हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा रहे, कहाँ हमारी असेट्स कम हुई, कहाँ हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई है, या इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जो भी एक इन्फॉर्मेशन रहती है वो एक शॉर्ट एनालिसिस, एक शॉर्ट समरी हमारे बिजनेस में ओवरऑल पूरे ईयर की हमें पता चल जाती है। तो यही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना। अब यहाँ पे मीनिंग हम लोगों ने देखा, फाइनेंशियल एनालिसिस का स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी थी, जिसमें डेफिनेशन हमको यहाँ पे फर्स्ट ही दी हुई है, एक ही डेफिनेशन दी है, मैंने आपको कहा था ये आपसे खुद करनी है। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखी थी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस का स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी विशेषताएँ क्या होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इसके ऑब्जेक्टिव, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों किया जाता है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसके हम लोगों ने यहाँ पे 8 पॉइंट पढ़े, इसमें से कोई 5 या 6 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है, मैंने आपसे कहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था स्पेसिफिकेशंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसकी क्या महत्व होते हैं, तो इसके भी हम लोगों ने 6 पॉइंट देखे, 6 में से कोई 4 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। नाउ हम लोगों ने नेक्स्ट देखा लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इसकी क्या लिमिटेशंस होती है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी सीमाएं क्या होती है फाइनेंशियल एनालिसिस की, जिसके हम लोगों ने 6 से 7 पॉइंट पढ़े हैं, 10 पॉइंट थे सॉरी, इन 10 पॉइंट में से कोई भी 7 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखी थी टाइप्स और मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इसकी क्या मेथड होती है, कितनी कैटेगरीज में फाइनेंशियल एनालिसिस किया जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर पे थी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो रहता है उसमें मेनी ईयर्स का कंपैरिजन, बहुत सारे वर्षों को एकत्रित करके उसके डेटा को कलेक्ट करने के बाद में हम उसका एक एनालिसिस करते हैं, तो वो यहाँ पे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। और सेकंड नंबर पे था वर्टिकल या फिर कॉमन साइज एनालिसिस। तो वर्टिकल या कॉमन साइज में हम लोग सिर्फ करंट ईयर की फिगर को, करंट ईयर के सिंगल 1 ईयर के पूरे स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं या फिर उसका ही सिर्फ एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी 2 मेथड देखी, फर्स्ट थी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखी वर्टिकल एनालिसिस या फिर कॉमन साइज एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस किस तरह से होता है, तो यहाँ पे भी इसके अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स थे, 6 पॉइंट है, उन 6 पॉइंट में से इन्हीं 4 पॉइंट आप लोगों को लर्न करने। तो यहाँ तक का पॉइंट हम लोग पूरा हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए या स्टेटमेंट को पता करने के लिए। तो यहाँ पे जो टूल्स हमें दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट नंबर पे हमको दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस टू प्रेजेंट टर्म, प्रेजेंट डे मीन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। मतलब यहाँ पे सिंपल मेथड से इसका एनालिसिस किया जाता है। वेरियस टेक्निक्स, टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड इन फॉर इट्स एनालिसिस आर एज अंडर। और बहुत सारे टूल्स को, बहुत सारे मेथड्स को फॉलो करते हुए इसकी प्रिपरेशन की जाती है या फिर ये स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी है, तो इसमें सबसे नंबर पे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड नंबर पे दिया हुआ है अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस, फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस, फिफ्थ नंबर पे दिया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिक्स नंबर पे दिया हुआ है फंड फ्लो स्टेटमेंट,
और 7 नंबर पे दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको BEP कहा जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म होगा BEP, B फॉर ब्रेक, E फॉर इवन और P फॉर पॉइंट, BEP एनालिसिस। तो इन सब स्टेप्स के थ्रू हम लोग हमारे बिजनेस का फाइनल एनालिसिस कर सकते हैं या फाइनल स्टेटमेंट हम लोग हमारे बिजनेस का ला सकते हैं। इसमें दिया हुआ है विच टूल और मेथड टू बी यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल डिपेंड अपॉन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस। इन सब मेथड्स का यूज़ हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कंडीशन पे और ऑब्जेक्ट पे, उद्देश्य पे, कि हमें एनालिसिस किस तरह से करना है या किन कारणों से हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहते हैं। आगे दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दिस चैप्टर गिव्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में। और इस लेसन में हम लोग कॉमन साइज या कंपेरेटिव एनालिसिस जो रहता है स्टेटमेंट का, वो हम लोग सीखेंगे। अब सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कंपेरेटिव स्टेटमेंट। अब कंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए हमको थ्योरी दी है, हम वो लोग एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर एंड विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर or with the financial statement of other firm or units of the identifying weakness so that they can be removed generally in comparative statement items and figure of two period and presented in such a manner so that changes can be easily studied। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए हमको जैसा कंपेरिजन जैसा हम नाम से समझ सकते हैं, किसी भी दो चीज़ों के बारे में तुलना करना, है ना। तो कंपेरिजन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट में करेंट ईयर के फाइनेंशियल पोजीशन से प्रीवियस ईयर की जो भी पोजीशन है उसका कंपैरिजन किया जाता है। जो भी यूनिट है, जो भी फिगर है, जो भी हमने अमाउंट रिसीव करी, जो भी प्रॉफिट अर्न किया है, उन दोनों का हमें एक कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बीच में जो भी वीकनेस है, जो भी कारण रहा है, अगर सपोज हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा और करंट ईयर में इतना प्रॉफिट हमारा उसके कंपैरिजन में कम रहा है, तो कंपैरिजन करके हम लोग वीकनेस निकालते हैं, कमज़ोरी निकालते हैं कि कहाँ हमारी लॉस की कंडीशन क्रिएट हुई, किस कारण से हम लोगों को हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा अर्न नहीं हो पाया। तो उस वीकनेस को हम लोग पता करते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू, और उस वीकनेस को हम लोग अपने बिजनेस से हटाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट डबल हायर हो सके। तो ये जो कंपैरिजन रहता है वो एक स्टेटमेंट के बिहाफ पे ही हमें पता चल पाता है, एनालिसिस करने के बाद में ही हमें इजीली इस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है। नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ है इसी में, इन कंपेरेटिव स्टेटमेंट फिगर ऑफ 2 और मोर ईयर द कंपेयर सो दैट कैन बी सी हाउ दिस हैव चेंज। और इस कंपेरेटिव स्टेटमेंट में 2 वर्षों से या 2 वर्षों से ज़्यादा का भी हमें एक डेटा कलेक्शन कर सकते हैं और उसका हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने प्रॉफिट कैपेबिलिटी को बढ़ाना है या प्रॉफिट की चांसेस को बढ़ाना रहता है। दिस चेंजेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बिहाफ पे हो सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट, द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज़ नेसेसरी दैट देयर इज अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशन ऑफ अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ द इंक्वायरीज एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ इन्फॉर्म, अदरवाइज कंक्लूजन कैन बी मिसलीडिंग। अगर हमारे पास में सही आंकड़े रहते हैं, अगर हमारे पास में सही जानकारियाँ दी गई है जिसके थ्रू हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, स्टेटमेंट रेडी करते हैं, अगर वो जानकारियाँ सही हमारे पास में आई हैं तो उसके थ्रू हम लोग किसी भी तरह निरीक्षण करने के बाद में हमें एक्चुअल पोजीशन पता चलती है कि हमें किस तरह से चेंजेस लाना है और क्या करने से हम हमारी नेगेटिविटी को कम करके अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। और अगर हमारे पास में सही रीज़न नहीं रहेगा, हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी या सही मेथड से अगर हम इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं तो हमारे पास में एक्चुअल रीज़न भी नहीं पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ये सब मिसलीडिंग होता है। मतलब इसका कंक्लूज़न फिर यही रहेगा कि आपने जो कैपेबिलिटी आपकी थी वो पूरी तरह से गलत हो गई है। सेकेंड नंबर पर इसी के आगे दिया हुआ है पर्पस, यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट। पर्पस, यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस, इसकी यूटिलिटी देखते हैं हम लोग, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है, पर्पस क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक्स डेटा सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल
कंपेरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग हमारे इस डेटा को सिंपली कलेक्ट करके इजीली समझ सकते हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, दिस स्टेटमेंट शो द ट्रेंड ऑफ चेंजेस इन प्रोडक्शन, सेल्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिफरेंट पीरियड। अलग अलग जगह की अलग अलग स्टेटमेंट हम लोग इकट्ठे करके या एकत्रित करने के बाद में हमें हमारे बिजनेस रिगार्डिंग रिलेटेड प्रोडक्शन हो, सेल हो, इनकम हो या फिर एक्सपेंसेस हो, उनसे रिलेटेड हमें इस बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है जिसको हम सुधार करके अपने बिजनेस को प्रॉफिट के लिए ले जा सकते हैं। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स एंड वीक एक्सेप्टेड्स विच कैन बी अंडरस्टूड एंड ओवरकम। इसके थ्रू हम हमारे बिजनेस की जो एक वीकनेस रहती है, शॉर्ट कमिंग, आने वाले टाइम में हमें किस तरह से स्टेप्स लेनी है बिजनेस की, हमें एडवांस में गाइडलाइन मिल जाती है। दिस स्टेटमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर फ्यूचर एस्टिमेशन एंड द प्रिपरेशन ऑफ बजट। ये जो स्टेटमेंट रहता है ये हमारे बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे फ्यूचर के लिए हमें क्या एस्टिमेशन है, हमें किस तरह से अपने बजट को बनाना है और किस तरह से हमें अपनी सारी प्रोसेस को फॉलो करना है, ये एक हमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट इसमें हेल्प करता है। आगे दिया हुआ है, थ्रू कंपेरेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस बिसाइड्स प्रोडक्शन, सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट हमारे बिजनेस का एक कंक्लूजन होता है, एक शॉर्ट समरी रहती है कि किस तरह से हम हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस, फाइनेंशियल अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ में ये प्रोडक्शन, सेल और एक्सपेंसेस को कम, प्रोडक्शन और सेल्स को बढ़ाने पे फोकस करने में हेल्प करता है, एक्सपेंसेस को कम करता है और प्रॉफिट अर्न करने में हमें पूरा सपोर्ट देता है। आगे दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ये किस तरह से तैयार किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपेरेटिव बैलेंस शीट। इस स्टेटमेंट को तैयार करने की 2 मेथड रहेंगी या 2 स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ती है। फर्स्ट होता है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और सेकंड नंबर पे होता है कंपेरेटिव बैलेंस शीट। एक कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट से हमें इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में नॉलेज मिलता है और इस कंपेरेटिव बैलेंस शीट के थ्रू हमें बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ का नॉलेज गेन होता है। आगे दिया हुआ है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब ये इनकम स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंटेड नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। इनकम स्टेटमेंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट हमें हमारे बिजनेस की एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हमें बिजनेस में हुआ उसका नॉलेज देता है, उसके बारे में बताता है। मेन आइटम ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज, स्टॉक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इसकी जो मेन टर्म्स होती है इस अकाउंट में जो मेनली मेंशन किया जाता है वो सब चीज़ें होती है। मेन आइटम ऑफ दिस स्टेटमेंट आर सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज, स्टॉक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। आगे दिया गया ईच आइटम ऑफ दिस स्टेटमेंट आर सेपरेटली कंपेयर्ड सेम आइटम ऑफ अदर स्टेटमेंट। और ये सभी चीज़ें हमारे बिजनेस की डायरेक्टली लिखी जाती है, सेपरेटली इसको हम अलग से मेंशन करते हैं ताकि हमारे बिजनेस का सही से एनालिसिस कर पाए। अब आगे दिया हुआ है in brief comparative income statement present changes in absolute amount and the percentage of operating result of a business over 2 or more year। और यही इनकम स्टेटमेंट या कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव इनकम एक्सपेंडिचर एक अकाउंट या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रहता है वो हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन हमें बताने में हेल्प करता है, चाहे वो 1 साल का हो या 1 से ज़्यादा का हो। इसमें नेक्स्ट नंबर पे दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे देख रहे हैं इनकम स्टेटमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसको कहते हैं। इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पर रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स आफ्टर रिटर्न। सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है रिसीव फ्रॉम सर्विसेज, कैश डिस्काउंट रिसीव, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड एक्सेट्रा। बी नंबर का पार्ट दिया हुआ है अदर इनकम। तो अदर इनकम में अगर हमने किसी एसेट्स को सेल किया है तो उसका अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो आ जाएगा रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर हमें रिसिप्ट हुआ है इंटरेस्ट या डिविडेंड से, अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो आ जाएगा, और साथ ही साथ में रेंट रिसीव। अब एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं और इसका शॉर्ट में यहाँ पे एक पूरा दिया हुआ है फॉर्मूला।
इस तरह से हमारा पूरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट हम लोग जिसको बोल सकते हैं, उसकी ये पूरी थ्योरी मेंशन की हुई है। इस थ्योरी को आप लोग खुद देखेंगे और यहाँ पे हम लोग सीखते हैं फॉर्मेट। देखिए पेज नंबर 513 पे यहाँ पे इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। इसको हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारा प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट का या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास में यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और दिया हुआ है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका जो फॉर्मेट रहेगा उसको हम समझ लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर मंथ दिया रहेगा वो, इसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका पर्टिकुलर का कॉलम, सेकंड नंबर पे आएगा आपका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, थर्ड नंबर पे आएगा एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज सेकंड और थर्ड, मतलब इन दोनों के जो बीच की डिफरेंसिंग अमाउंट रहेगी वो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो वो इसी में आएगी। और यहाँ पे निकलेगा परसेंटेज। परसेंटेज हमें यहाँ पे किस तरह से निकालना, उसके लिए हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ चेंजेस अमाउंट ऑफ फोर्थ कॉलम, इसमें इंटू होगा 100 का और डिवाइड होगा अमाउंट ऑफ सेकंड कॉलम का, सेकंड कॉलम से डिवाइड होगा और फोर्थ कॉलम में इंटू होगा 100 का। ये यहाँ पे इसकी सारी आइटम्स दी हुई है। इसमें सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड नंबर पे आएगा अदर इनकम, फिर आएगा सेकंड नंबर पे टोटल रेवेन्यू यानी इन दोनों का एडजस्टमेंट जो भी होगा प्लस माइनस करके वो यहाँ से जितने भी एक्सपेंसेस हैं इन सबको लेस करना, और अगर हमारे पास क्वेश्चन में टैक्स की इन्फॉर्मेशन दी है तो वो होगा। ये फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं, जिससे हमें ये फॉर्मेट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अदर इनकम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टैक्सेस। यहाँ पे हमको दिया हुआ 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018। क्वेश्चन किस तरह से होगा अब हम लोग वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने हमारा स्टेटमेंट का जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो लिखी है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 18। 2 साल का हमको कंपैरिजन करना है, 2017 का और 2018 का, तो वो हम लोगों ने ईयर लिख दिया 2017 एंड 2018। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में फर्स्ट वैल्यू हमको दे के रखी 16 लाख और सेकंड वैल्यू दे के रखी 20 लाख। वो हमने एज इट इज़ लिख ली 16 लाख और 20,000। 16 में से 20 को हमने जब माइनस किया तो 4 लाख रुपए हमारी एब्सोल्यूट इंक्रीज आ गया, यानी थर्ड डिजिट आ गई। अदर इनकम हमें क्वेश्चन में दी हुई है 80,000 और 1 लाख, इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो 20,000 ही आई। यहाँ से भी हमने टोटल करी तो 4,20,000, इन दोनों की टोटल करी तो 21 लाख और इन दोनों की टोटल करी तो 16,80,000। तो टोटल रिवेन्यू 1 एंड 2 मतलब पहले वाले की वैल्यू 4 और दूसरे वाले की 20, इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो टोटल आया 4,20,000। अब हमें निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला था, सबसे पहले आपको इंटू करना रहेगा हमेशा सेकंड डिजिट का। तो देखिए सेकंड डिजिट हम लोग इसका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हमारा परसेंटेज निकलेगा। परसेंटेज में हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 4,20,000। तो 4,20,000 में हमें इंटू करना है 100 का, ये इंटू करा हमने 100 का, और हमें डिवाइड करना है सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम यानी आपका 16,80,000। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। तो सेकंड कॉलम से हमको इंटू करना, तो सेकंड कॉलम की टोटल डिजिट है हमारे पास वैल्यू है 16,80,000। तो ये 16,80,000 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 16,80,000 के हिसाब से हमारी जो वैल्यू आ रही है, तो देखिए 25% निकल आया। यही 25% हमारा यहाँ पे इसका है। तो ये हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका है। मतलब अगर इसको हम बुक की लैंग्वेज में फॉर्मेट के नंबर के अकॉर्डिंगली समझे, जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट नंबर का कॉलम, सेकेंड नंबर का कॉलम, थर्ड नंबर का कॉलम, फोर्थ नंबर का कॉलम और ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर का। तो इस तरह से फोर्थ नंबर के कॉलम को आपको इंटू करना है हमेशा 100 से, कुछ भी वैल्यू आए, और उसकी जो इंटू करने 100 करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप लोग डिवाइड करोगे सेकंड नंबर के कॉलम से। तो इस तरह से आपका ये परसेंटेज निकलते जाएगा सभी जगह पे।
अब यहाँ पे हम लोग अगर आगे देखें तो हमको एक्सपेंसेस लेस करने हैं। हमने हमारे फॉर्मेट में समझा है कि इन दोनों का प्लस होने के बाद में एक्सपेंसेस हमारे पास जो भी दिए रहते हैं वो सभी एक्सपेंसेस हमें लेस करने हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए हुए, एक्सपेंसेस में फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले ईयर का दिया है 6 लाख, दूसरे ईयर का दिया है 7,50,000। इन दोनों में से माइनस करा तो 1,50,000। फिर हमें एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हुए 2 लाख और 2.5 लाख के। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 लाख और 2.5 लाख। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में रहेगी, बस आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली उस वैल्यू को पुट करना और प्लस माइनस सही से करना है। बेनिफिट के एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 लाख और 2.5 लाख, 50,000 का ये प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी दिए हुए 60,000 और 75,000। इन दोनों को लेस किया तो 15,000 ये बचा। सेम कंडीशन इन तीनों के टोटल लगाएंगे 8,60,000। इन तीनों की टोटल लगाई 10,75,000 और इन तीनों के टोटल लगाई 2,15,000। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज हमेशा आपका सेम निकलेगा कुछ भी हो, है ना। तो परसेंटेज के लिए अब यहाँ पे सेम वही कंडीशन है। हमारी 4th नंबर के कॉलम की टोटल आ रही है 2,15,000। हम इसको एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2,15,000 में इंटू करेंगे हम 100 का, क्योंकि हमारे फॉर्मूले का रूल है। तो 4th कॉलम को इंटू करा हमने 100 से और डिवाइड करा यहाँ पे 2nd कॉलम से। तो 2nd कॉलम की टोटल है 8,60,000। तो ये 8,60,000 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए फिर से 250%, मतलब 25% हमारा फिर से आंसर निकल आया है। अब हमें यहाँ पे माइनस करने हैं, एक्सपेंसेस देखने हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स के पहले का प्रॉफिट देखना है हमें। तो टैक्स के पहले का प्रॉफिट हमको दे के रखा हुआ है यहाँ पे 8,20,000 और 10,25,000। इन दोनों का माइनस करा 2,05,000 आया। इसमें से टैक्स माइनस करें तो टैक्स माइनस करने के बाद की हमारी वैल्यू आ गई 2,20,000 और 2,75,000। फिर इनका एडजस्टमेंट करा आया 55,000। इन दोनों को ऐड किया 1,50,000, इन दोनों को ऐड किया 7,50,000, इन दोनों को ऐड किया 6 लाख। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 देखा है कि किस तरह से हमें एग्जाम्पल नंबर 1 करना है। अब इसके एग्जाम्पल नंबर 1 के थ्रू एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर कहीं किसी को कुछ क्वेरी रहती है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो यहाँ तक का पार्ट आज हम लोगों ने हमारे इसमें लिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम उसी की तरह है। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ही हमें यहाँ पर भी बनाना है। बस एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो थोड़े से चेंज है। यहाँ पे कुछ नए एक्सपेंसेस के नाम दे दिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। और आगे हमारे पास में इधर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, सेम चीज़ें हैं। प्रोसीजर वही रहेगा। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का प्लस माइनस करेंगे तो वो अमाउंट आएगी। इधर से प्लस करना है, इधर से प्लस करना है। और जो भी आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज के लिए हमें फॉर्मूला यही है कि 4th नंबर के कॉलम को हमेशा हमें इंटू करना है 100 से और डिवाइड करना है 2nd कॉलम से। और मैंने आपको कॉलम में भी बताया, पर्टिकुलर को 1st नंबर दिया है, प्रीवियस ईयर को 2nd नंबर दिया है, करंट ईयर को 3rd ईयर दिया और एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज को हमने यहाँ पे 4th नंबर दिया है। तो इस तरह से हमारे 1 2 3 4 ये चारों साल चलेंगे। और 5वां अकाउंट जो हमने दिया है, नंबर दिया है, वो है परसेंटेज के कॉलम को। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने समझ लिया है। इसके बिहाफ पे आप लोग 2nd नंबर का एग्जाम्पल और 3rd नंबर का एग्जाम्पल देखना। और अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चन करते आ जाते हैं तो क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन में किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। 2017 और 18 का हमको दिया हुआ है। सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख और 7,50,000, 1.5 लाख से बड़ा है। अदर इनकम हमारे पास 1,90,000, 10,000 की इनकम है। इन दोनों का एडजस्टमेंट करना सेम एग्जाम्पल नंबर 1 की ही तरह पे ये क्वेश्चन है। अगर कहीं किसी को कुछ डाउट रहता है तो आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करके पूछ सकते हैं। लेकिन इस फर्स्ट एग्जाम्पल के बिहाफ पे आप लोग 1st नंबर का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग पूछिए। लर्निंग पे ध्यान दीजिए, ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम, आप सेल्फ स्टडी करने से आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी सॉल्व हो सके। और बस पढ़ाई पे फोकस करिए, टाइम बहुत कम है, यही चीज़ मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ। पढ़ाई पे फोकस करिए, लर्निंग अच्छी से करिए
ऑब्जेक्टिव्स भी साथ साथ में देखते जाइए, थ्योरेटिकल पार्ट के साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे से देखिए, ताकि किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव अगर आ जाता है हमें एग्ज़ाम में तो हम इजीली उसका आंसर दे पाए। तो बुक के साइड में आप लोगों को लास्ट में जो न्यूमेरिकल के बाद में ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं वो तो आपको करना ही है, लेकिन उसी के साथ में थ्योरी पे भी फोकस करिए, क्योंकि थ्योरी में से भी फिलिंग द ब्लैंक से अदर ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। और बस, और परीक्षा बोर्ड मार्केट में आ गई है। परीक्षा बोर्ड आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी के लिए ले आइए, ताकि उसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का आइडिया आ जाए, किस तरह से हमें पेपर सॉल्व करना रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस नंबर पे कितने नंबर में पूछे जाते हैं। तो बस पढ़ाई करिए, और जो भी प्रॉब्लम रहती है आप लोग पूछ सकते हैं।